राष्ट्रगान के लिए अनुरोध है, कृपया हम पत्रकारिता का अध्याय या यूं कहे युग इतिहास में दर्ज होगा। हम वैसे संगठन से जुड़े जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव जी रहे, और विक्रम राव जी को न सिर्फ हिंदुस्तान, एशिया, बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनकी कर्मठता, उनकी बेबाकीपन और उनके जुझारूपन के लिए जानती है। हमारा ये सौभाग्य है, सब जानते हैं उनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन पटना से उनका गहरा रिश्ता रहा। हम नमन करते हैं उन युग पुरुष को जिन्होंने नई पीढ़ी को कलम के साथ साथ अपने तेवर को भी बरकरार रखने की नसीहत दी। रणवीर रंजन जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रीपति त्रिपाठी जी, संजय जी और उनके सन इन लॉ विनय कुमार श्रीवास्तव जी, DRM समस्तीपुर, जो राव साहब के दामाद हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज वो इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। उनकी नतनी, 2 नतनी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने नाना श्री को। महामहिम जी से आग्रह है कृपया पुनः आसन ग्रहण करने की कृपा करें, और IFWJ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद दत्त जी से आग्रह है कृपया इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए यहाँ आने की कृपा करें। प्रमोद, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं बारी बारी से। प्रमोद दत्त जी। से पत्रकारिता करते हुए संघर्ष भी कर सकते हैं। जब देश की स्वतंत्रता छीनी गई आपातकाल में 1975 में, जब देश में आपातकाल लगा और प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया, तो उन्होंने बिल्कुल उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। और बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो भी पकड़े गए थे और उनको फांसी की सज़ा हुई। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उनसे वो केस वापस किया गया और फिर वो बरी हुए। उनकी नौकरी भी चली गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबे समय तक वो काम करते रहे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ौदा में वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। तो फिर सरकार के आदेश पर, केंद्र सरकार के आदेश पर उनकी नौकरी भी लगी। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो जीवन के अंतिम क्षण तक लिखते रहे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, और इन दिनों उन्होंने फेसबुक को लिखने का माध्यम बनाया था, और फेसबुक के माध्यम से पूरे देश में उनके जो चाहने वाले थे या दूसरे लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके लेख प्राप्त करते थे। हम लोग उनके फेसबुक से ही लेखों को यहाँ अपने अखबार में छापते थे, और वो कठोर से कठोर बात लिखते थे, मगर किसी के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं होता था। और इसीलिए कभी उन पर यह आरोप नहीं लगा कि ये इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं, या इसकी तारीफ करते हैं, उसकी खिलाफत करते हैं। जो सच होता था वही वो लिखते थे, इसलिए सब लोग उनको पसंद करते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज महामहिम राज्यपाल हमारे बीच मौजूद है, राज्यपाल
उनके मित्र रहे हैं, उनके पत्रकारिता जीवन के साक्षी रहे हैं, तो हम उनको सुनना चाहेंगे कि वो उनका क्या अनुभव रहा है। मैं अपनी बात उनको श्रद्धांजलि देने के साथ यही समाप्त करता हूँ। आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कारण है कि देश के बाहर भी वो लगभग 51 देशों में पत्रकार संगठनों की एकता के लिए, पत्रकारों की एकता के लिए वो जाते रहे। कोलंबो में उन्हें एशिया का अध्यक्ष भी चुना गया था। अब मैं NUJ के प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष KK ओझा जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट में अपनी श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। इसके बाद फिर हम पहले फिर दिल्ली में मिले थे और पत्रकारिता को एक दृष्टि देने वाले एक व्यक्ति थे। एक बार बातचीत के क्रम में हमने कहा कि मेरे आदर्श तो नारद है, आपके आदर्श कौन है? उन्होंने कहा कि मेरे आदर्श भी नारद हो सकते हैं। उस उत्तर में हमने कहा था, यात्रा सत्संग चिंतना, ये सूत्र है संत कुमार और नारद के बीच जो वार्तालाप होता है। संत कुमार पूछते हैं कि आपके ज्ञान का आधार क्या है? नारद कहते हैं यात्रा सत्संग चिंतना। ये सूत्र यात्रा भी करते हैं, पर जाते हैं, वहाँ जो तत्व मिलता है उसको चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद बात को रखते हैं। यही तो जनमत निर्माण और जनमत परिष्कार का सूत्र है। और पत्रकार भी एक आदमी है, जीवन यापन करना पड़ता है, इसकी भी चिंता करनी पड़ती है और यह चिंता विक्रम राव साहब करते थे। बहुत लंबा नहीं बोलते हुए इस रूप में मैं ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महामहिम राज्यपाल श्री रणवीर नंदी जी, मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे साधन समझा कि मैं सभा में आऊँ और आपको विचार सुन सकूँ। और माननीय महामहिम महोदय का भी बहुत बहुत आभार। हमने हिंदी और महामहिम मौजूद हैं दृष्टि के और आज भी महामहिम महोदय ने हम लोग घर में राव साहब को नाना बोलते थे, क्योंकि तेलुगु में नाना का मतलब पिता को नाना, तो वे बच्चे उनको नाना बोलते थे, तो इसलिए हम भी नाना ही बोलते थे। तो नाना को तो मैं ये लोग तो फिर तेलुगु ब्राह्मण हैं, मैं आजमगढ़ से मेरे रूट्स हैं और आयस परिवार से आता हूँ। तो एक्चुअली जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर दक्षिण का मेल था। मुझे शादी के वक्त ये लगता था कि पता नहीं कैसे चलेगा, लेकिन जो मैंने उसूल भरी जिंदगी देखी उससे मुझे बचपन से मतलब बचपन क्या युवावस्था से ये प्रेरणा मिली कि ज़िंदगी जो है अपने स्टैंडर्ड्स पे भी जी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर आप फेयर हैं और इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते हैं तो आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए। कई बार उसके बाद शादी मेरी 1998 में हुई, उसके पश्चात कई बार मतलब ऐसे मौके आए जब मैंने नाना को बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा। उन्होंने अपनी बात हमेशा निर्भीकता से बोली और बेझिझक होकर बोली। अगर वो कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पढ़ाई करते थे तो उनके सामने अगर किसी बात पर विरोधाभास होता था तो वो भी व्यक्त कर देते थे। ये बहुत बड़ी बात मैंने सीखी। मैंने कई बार उनसे बोला कि अगर कोई आपको राज्यसभा को ऑफर देता था क्यों नहीं लिया? उन्होंने यही बोला कि देखो भाई, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस पड़ती है। अभी तो मैं जब लिखने बैठता हूँ तो जो मेरे मन में आता है, जो फैक्ट्स मेरे सामने होते हैं, उसके हिसाब से मैं कभी उनकी प्रशंसा करता हूँ, कभी उनकी आलोचना करता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी से एहसान लेके और राज्यसभा में या ऐसी किसी जगह चला जाऊँगा 4-5 साल के लिए, तो मेरी जो स्वतंत्रता है, जो मैं स्वतंत्र पत्रकारिता का परचम उठा के चलता हूँ, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं किस मुंह से किसी का विरोध करूंगा या किसी की प्रशंसा करूंगा? हमेशा लोग उसमें यही देखेंगे कि कहीं इनका लाभ हो रहा है या कहीं इनकी हानि हो रही है, इसलिए अपनी बात को जो है। तो मैंने तो अपने जीवन में जब से 1998 से अभी तक उनको कभी भी किसी भी तरह का बेनिफिट लेते हुए नहीं देखा, ना तो सरकारी तंत्र से ना किसी और तंत्र से।
और ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है मेरे लिए। उन्होंने अपनी शुरू में अपनी लाई थी। अच्छी बात ये थी कि अंत तक उनकी जो फेबिलिटीज थी, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, वो एकदम शाइन कर रही थी। और 11-12 की रात में उनका देहावसान हुआ, लेकिन 11 तारीख को भी उन्होंने लेख लिखा और 10 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ एक मीटिंग करके आए वो। और जब भी उनसे बात होती थी तो जब उनका फ़ोन आता था तो मैं समझ जाता था कि कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे वेरिफिकेशन चाहते हैं। तो एक लाइन में पूछते थे कि मेरा ये बताओ इसका क्या है। जैसे वैसे हमारे समस्तीपुर से खेलते हैं, जब इन्होंने किसी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, भाई वैभव उसी का बताओ घर कहाँ है, ऐसे पिताजी साथ में परिवार में है। तो जो फैक्ट्स उनके पास नहीं होते थे वो क्राउडसोर्स भी करते थे फैक्ट्स, और उसको वेरीफाई करने के बाद ही लिखते थे। और लास्ट तक मतलब वो लिखते हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। जिसको और कलम की ताकत जिसको लोग कहते हैं, वो तो मैंने मतलब उनसे मतलब जीवन रूप से देखी है। कलम में जितनी ताकत होती है जीवन रूप में। बाकी मेरी दो बेटियाँ हैं, वो भी यहाँ आई हैं श्रद्धांजलि देने, और लोग ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि बैच थे, फिर भी ज़्यादा नौकरी करते रहते हैं तो ज़्यादा कुछ। फिर भी एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, और खासतौर से वहाँ में धन्यवाद मुझे का बहुत बहुत चाहती हूँ कि जब से मैं बच्ची थी नाना के साथ लखनऊ में पैदा हुई बड़ी हुई, हमें उनकी पत्रकारिता के बारे में उतना नहीं पता था, बट हर रात जब हम सोने जाते थे तो वो कोई ना कोई कहानी सुनाते थे कि हमने इस सन में ये किया, हम इस सन में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जेल गए। और मैं और मेरी छोटी बहन बिल्कुल दंग रहती थी कि वाह नाना आप जेल में थे, ये कैसे हुआ, आप निकले कैसे। और हमें तो ये बिल्कुल बचपन की कहानियाँ लगती थी, लेकिन अब बड़े होकर एहसास हो रहा है कि उनकी पूरी लाइफ और उनकी पत्रकारिता के करियर में कितने 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 माइलस्टोन्स उन्होंने पूरे किए हैं। एंड उनको मतलब जीवन भर मैंने तो अपने प्यारे नाना की तरह ही देखा है, बट आप सबकी कहानियाँ सुन के, आप सबके बोल सुन के कि वो पत्रकार की तरह कैसे स्ट्रॉन्ग थे, वो सुन के भी मुझे और मेरे सारे भाइयों बहनों को एक बिल्कुल नाज है उन पर। और यही कह सकते हैं कि हम उन्हें बहुत याद करेंगे। और अब फिर से आप सबका शुक्रिया उन्हें श्रद्धांजलि देने में हमारा साथ देने के लिए। राव साहब की श्रद्धांजलि सभा में हमारे अभिभावक बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, आज के इस कार्यक्रम में मंच के संचालक श्री अशोक कुमार जी, उपस्थित प्रमोद श्रीपति त्रिपाठी जी, श्री विजय श्रीवास्तव जी, श्री संजय जी, श्री मोहन जी, श्री अविनाश जी, श्री प्रवीण बागी जी, श्री अभिजीत पांडे जी, कृष्ण पुरुषा जी। श्रद्धांजलि सभा के क्रम में एक कविता याद आ जाती है कि वो के सभी जग की अनेकता पर सभी जगत को छोड़ चले, मित्र न संग रहे हमारे, पुत्र माता से नाता छोड़ चले, और कितनी महिलाएं रोती रह गई, कितने मजलूम लोग मोर्चे। ये जीवन चक्र का एक नियम है और उस कड़वे सत्य को आत्मसात करना पड़ता है। डॉक्टर के विक्रम राव साहब के विषय में उनको फीवर हो गया, नहीं आ पाए। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि रणबीर नंदन जी जिस स्कूल से हम पढ़े और जिस पटना हाई स्कूल से आप पढ़े, के विक्रम राव जी भी उसी पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग से पढ़े। ये तो हमने सोचा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि जहाँ का मैं वर्ल्ड वाइड हूँ, इतनी महान हस्ती कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इस पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल, जहाँ के शहीद राजेंद्र सिंह छात्र थे, ये जो 7 मूर्ति को सेक्रेटेरिएट में लगी हुई है,
उसमें जो 42 आंदोलन में जो छठे जो शहीद थे, शहीद राजेंद्र सिंह जी भी उसी पटना हाई स्कूल के छात्र थे, यहाँ पर हमारे के विक्रम राव साहब छात्र। और मुझे और प्रसन्नता हुई जब मोहन जी ने बताया कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्रद्धांजलि सभा में आने वाले हैं। तो मैं आपको भी स्मरण कराता हूँ, मैं 84 में पटना विद्यालय छात्र संघ का निर्वाचित महासचिव हुआ था। तो एक मुझे मौका मिल गया बजट सेशन अटेंड करने का। तो हमारे साहब मनोहर राज्यपाल महोदय जी वो लोकसभा में सुनने का मुझे मौका मिला। अटल जी हमारे जो नेता हैं थे, विपक्ष में थे और अकेले ये पूरे लोकसभा को उस समय संभाले। एक नवल किशोर शर्मा जी का स्मरण आता है, राजस्थान से एमपी थे, बहुत कन्वर्सेशन हुआ, तो उससे बड़ा सीखने का मौका मिला। तो मेरा सौभाग्य रहा कि इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आया। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में 3 बातें प्रमुख होती हैं। एक एकेडमिक्स उसका कैसा है, दूसरा प्रोफेशन उनका कौन सा हुआ, और इम्पैक्ट ऑफ द प्रोफेशन अपने प्रोफेशन पर उन्होंने कितना क्रिएट किया। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के विक्रम राव साहब जो ये 3 आयाम थे, उन्होंने इन तीनों आयामों को भली भांति किया। अब आईपीएस में उनका सिलेक्शन हो गया। आज आप पूरे यूट्यूब और कहीं भी जाएंगे तो यूपीएससी कम्पीट करने के लिए एक धूम सी मची हुई है, बहुत से एग्जाम्पल मिल रहे हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा को पास से करके और आईपीएस में उनका सिलेक्शन हुआ, उसको छोड़ के उन्होंने इस संघर्षशील पत्रकारिता को अपनाया। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि सामाजिक जीवन से बढ़कर कोई जीवन नहीं होता। ये तो उन्होंने सिद्ध किया। और मुंबई में उन्हें एलिट की उपाधि मिली थी और नई दिल्ली में जन्मे, गांधी जी के सेवाग्राम चेन्नई, बापला, नागपुर और पटना में शिक्षा ग्रहण करने वाले डॉक्टर राव ने लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया। मतलब जो बृहद भारत की परिकल्पना कि साउथ में मतलब कि रहने वाले और पूरे भारत, अखंड भारत का दौरा करने वाले, अपनी पहचान बनाने वाले, उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय एक हैं और सभी भारतीय। एक उनका ये संदेश था। प्रोफेशन में जब पत्रकारिता उन्होंने अपनाया, हम भी पढ़ाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, तो कुछ विद्यार्थी हर वर्ष तैयार होते हैं। तो जीवन की श्रेष्ठता वही है कि जब आप अपने प्रोफेशन में लोगों को दक्ष करते हैं। तो डॉक्टर राव ने प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की हक की लड़ाई करने के साथ साथ देश के पत्रकारों को प्रशिक्षित करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। बहुत बड़ी बात है। और इसी के तहत डॉक्टर राव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के 1000 से भी ज़्यादा आंचलिक पत्रकारों को अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण एशिया और अमेरिका प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक यात्रा पर भेजा। और स्वयं अमेरिका, क्यूबा, रूस, चीन, मिस्र, जिम्बाब्वे, कितने कंट्रीज का नाम दिया जाए, लगभग 6 महाद्वीप और 51 देश में आयोजित मीडिया गोष्ठी में बात की। तो अपने प्रोफेशन में आने वाली पीढ़ी को दक्ष बनाना एक बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ी साधना है। राव साहब ने ऐसा किया। और बाकी तो सब चलता है। इमरजेंसी में उनका कंट्रीब्यूशन, इमरजेंसी का उन्होंने विरोध किया। और होता है कि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, आज जो जैसा करते हैं वैसा फल दे। उनको फांसी देने वाली सरकार आज खुद फांसी पर बैठी है। आज ये सत्य बात है कि जिन्होंने उनको फांसी दिया वो सब जो है आज फांसी पर लटके हुए हैं। भारतीय राजनीति में उनकी क्या स्थिति है आप गौर कर रहे हैं। अंत में मैं यही
उद्गार व्यक्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर राव के पद चिन्ह पर हम चलें और जो एक संपूर्णता का जीवन उन्होंने जिया, भारतीय समाज में स्थापित किया, हमें लगता है कि थोड़ा बहुत भी वह आचरण हम कर लेंगे तो फिर हमारी भारत माता को विश्व माता बनने में कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। रणवीर नंदन जी, पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मोहन कुमार जी, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रमोद जी, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, श्री श्रीवास्तव जी और दोनों बेटियां, श्री श्रीवास्तव, सबका पूरा नाम श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, श्री ध्रुव कुमार जी जो मैं संचालन कर रहे हैं, और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जन, हम सब जो किसी न किसी तरह डॉक्टर के विक्रम राव से संबंधित रहे हैं, बड़े भारी मन के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने की। वो केवल एक पत्रकार नहीं थे, उन्होंने केवल पत्रकारों के हकों की लड़ाई भी लड़ी, वो पत्रकारिता के महत्व को समझते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने IPS अधिकारी बनने की बजाय पत्रकार बनना उनकी प्राथमिकता है। लोकतंत्र का ये कहते तो हैं क्या चौथा स्तंभ कहते, ये इसके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि लोकतंत्र चल सकता है। तो वो जब पत्रकारों की लड़ाई लड़ते थे तो वो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत समृद्ध करने की लड़ाई थी। वो उतने ही बड़े योद्धा मानव अधिकारों के भी थे, उससे भी पता चलता है। उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो बड़ी गहरी थी, और उन्हें हम सबको मालूम है कि वो अभी कोई कानून बना तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ आके उसमें एक गाइड करने का काम करें बिहार के पत्रकारों को। अब सब कैसा वातावरण होना चाहिए जिस वातावरण में हमारे पत्रकार निष्पक्षता के साथ है मुक्त होकर कार्य कर सकते। मैं मानता हूँ कि इसके लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और वो मेरा मानना है कि केवल पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो एक तरह से सबके लिए एक आदर्श पुरुष बन गए। अपनी मर्जी से उन्होंने जिस पेशे को भी चुना उसमें अपना सर्वस्व लगा दिया, और उनको देख के मुझे याद आता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण में तंद्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा।
यदि मैं आलस्य रहित होकर पूरी सावधानी के साथ कर्मों को न करूं तो ये सब लोग जो मुझे श्रेष्ठ पुरुष के तौर पे देखते हैं, आदर्श के तौर पे देखते हैं, ये मेरा अनुकरण करेंगे, अर्थात अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे और संसार का, जगत का, मानवता का बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो वो केवल पत्रकारों के लिए नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनका एग्जाम्पल है जो हमें प्रेरित करता है कि हमने जो पेशा भी अपने लिए चुना उसमें हम पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुझे डेट सही याद नहीं है, इमरजेंसी में आप लोग बता सकते हैं तो फिर मुरारजी भाई देसाई जी की रिहाई के तकरीबन 12 दिन के बाद मैं लखनऊ जेल से छूटा, इमरजेंसी में लखनऊ जेल में, और मैंने फाइनल लॉ का इम्तहान भी वहीं से लिखा, इमरजेंसी में जेल से। तकरीबन 14 या 14 महीने से कुछ ज्यादा समय बीता है। तब मैं डिग्री मिल चुकी थी, ये इम्तहान वगैरह बहुत अच्छे नंबरों से हो गया था, तो डिग्री अपनी कलेक्ट की और दिल्ली पहुंचा और जिन वकील के साथ मैंने काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू की, काम नहीं करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू की, वो बड़ौदा डायनामाइट केस में जो लोग अभियुक्त थे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज साहब भी थे, के विक्रम राव साहब भी थे, उनकी तरफ से वकील थे। तो पहली मुलाकात मेरी विक्रम राव जी से 30 हजारी कोर्ट के अंदर, जब उन्हें पुलिस लेके आई और मैं अपनी, और भी बहुत से वकील थे, चूंकि बड़ा केस था, लेकिन मैं अपने सीनियर के साथ जो बचाव पक्ष की तरफ से मुख्य वकील थे के शर्मा साहब, मैं उनके जूनियर के रूप में उनको असिस्ट कर रहा था। अभी थोड़ी दिन पहले वहां मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं जूनियर था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोई हरकत की कोर्ट में, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सीनियर मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात पर मैं एकदम बोल पड़ा। तो जज ने, जो सीजेएम जज नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन थे वो मेरे जिले। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि पूरी बात कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो शायद उससे विक्रम राव जी का भी ध्यान मेरी तरफ गया कि ये बिल्कुल यंग लड़का, उसके 4-5 महीने बाद तो मैं एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया यूपी, और जब विधान तो विक्रम जी उस वक्त दिल्ली से ही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे, तो वो कोर्ट रूम की यादें ताज़ा हो गई और उनसे ताल्लुक बनता है, मजबूत ही होता चला गया। क्या उनका प्यार था, क्या बदल सही मानों में कह सकते हैं कि अगर उनसे एक दोस्त
दोस्ती का, मित्रता का भाव किसी स्टेज पर पैदा हो, आखिरी वक्त तक वो उस मित्रता के भाव को निभाते थे। और मैं मिसेस विक्रम राव का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उनके निधन की तुरंत सूचना भी दी, जिससे मैं उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल हो सका। और बोलने का ऐसे मौके की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं का आदर्श उस हम सब के लिए छोड़ दूं। हम जहाँ भी हैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ यही धर्म है, अपने कर्तव्य का निर्वाह ही धर्म। उन्होंने वही रास्ता चुना। ये बैठे बैठे याद आया कि किसी उर्दू के शायर ने कहा कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और एक और की कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। आपके उद्बोधन से महामहिम जी निश्चित तौर पर हम उस भावना के व्यक्तित्व के कुछ अछूते पहलुओं को भी समझ सके, जान सके। और सचमुच अद्भुत आकर्षण था। तो जिससे भी मिलते थे लगता था सबसे प्रिय उनके ही। ये था उनका ये व्यक्तित्व का एक